गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में अपने कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है बच्चों? सो कंप्यूटर आप सबको पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर क्या क्या होता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ये चार चीजें हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। क्या क्या करते हैं हम? इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलती है हमें, इनपुट से आउटपुट में जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, और स्टोरेज जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है उसको हम स्टोरेज कहते हैं। तो ये मेन जो 4 फंक्शंस होते हैं आपके कंप्यूटर के। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने इनपुट दिया, ठीक है, ये आपका है सीपीयू और यहाँ पर आपकी आउटपुट आ गई। इनपुट को बच्चों मैं स्लैश में लिख रही हूँ और आउटपुट को मैं आगे जो फर्दर लिखूंगी वो स्लैश में ही लिखूंगी। और ये आपका क्या हो गया? स्टोरेज हो गई, जिसको आप मेमोरी बोलते हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक है क्लियर हो गया। क्या क्या चीजें होती है हमारे पास? इनपुट होती है, आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग हुई और स्टोरेज हुई। अब जो बच्चों ये सीपीयू है, अब हम इसके ना एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू क्या है? इसके पहले तो आपको बच्चों फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आप इनपुट देते हैं उसको जो प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट क्यों आता है बच्चों? बिकॉज ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ही एम्बेड होता है। ठीक है, उसके अंदर ही एक पोर्ट बना होता है जिसके अंदर हम इसको अटैच करते हैं। आपने सुना होगा कि P3, P5 इंटेल प्रोसेसर, तो वो यही चीजें होती है बच्चों। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कई बार आपको एग्जाम में क्या होगा कि सेंट्रल की बजाय कंट्रोल दे दिया जाएगा, जो कि गलत है। ये मेन पार्ट होता है सेंट्रल। ठीक है, बीच का होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच का सेंटर है ये आपका। ठीक है, सब कुछ जो होगा यहीं से होगा, कुछ भी आपका इनपुट आउटपुट से कुछ नहीं होने वाला। जो काम करेगा आपका ये करेगा। इसलिए हम सीपीयू को ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये भी पूछा जा सकता है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या रहेगा बच्चों? सीपीयू रहेगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो ये सीपीयू है ना बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को, और दूसरा है सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। और सीयू की फुल फॉर्म होती है बच्चों कंट्रोल यूनिट। अब जो कैलकुलेशन का काम होता है, जो कंप्यूटेशन का वर्क होता है ना बच्चों, वो करती है आपकी एएलयू यूनिट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं डायग्राम में यहां पर बता देती हूँ। ये मान लो आपका सीपीयू है, इस सीपीयू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है एएलयू और एक है सीयू। ठीक है, अब एएलयू को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम होगा, जितना भी कंप्यूटेशन का वर्क होगा, वो कौन करेगा? आपका एएलयू करेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स द कंप्यूटेशन, तो आप बोलेंगे एएलयू। दूसरा पार्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट, जिसको आप सीयू बोलते हैं। कंट्रोलिंग का काम कि कब सीपीयू को मेमोरी एलोकेट करानी है, कब कौन सा प्रोसेस जो सीपीयू को एलोकेट कराना है, कब यहाँ से इनपुट आएगी, कब यहाँ से आउटपुट जाएगी। तो जो ये कंट्रोलिंग का काम करता है, आप ये समझ सकते हैं कि जो एक मास्टरिंग का काम करता है कि किसको कब क्या करना है, जो डायरेक्शन देने का काम होता है, वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं, पहले हम करेंगे इनपुट डिवाइसेस की बात। ठीक है, यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेस आपके पास सबको पता है कि जब आप सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, तो माउस इनपुट डिवाइस है। माउस से जब क्लिक करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ वर्किंग होगी। कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे। स्कैनर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर जब कोई भी चीज़ स्कैन करते हो तो उसकी कॉपी रखते हो ना ऊपर, तो इनपुट दे रहे हो आप इस केस में। मॉनिटर जो बच्चों ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं, ये मैंने गलती से लिख दिया, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, ये बेटर रहेगा। उसके बाद आपका MICR, OCR, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बार कार्ड रीडर, ये सब क्या आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये जो चीज़ है बच्चों टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या है? आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के अंदर कंसीडर होती है। इनपुट जैसे ही आप टच करेंगे स्क्रीन को, वो इनपुट करना हो गया, और जब आपकी टच के बाद जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो भी डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, वो आपको आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। इसलिए टच स्क्रीन क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में कंसीडर की जाती है। तो क्वेश्चन जो बनेगा इनपुट डिवाइसेस से स्कैनर पर उलझा सकता है आपका एग्जामिनर, और MICR और OCR पूछ सकता है, ठीक है, और टच स्क्रीन के बारे में पूछ सकता है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आप बोलेंगे बोथ। अगला है आपके पास आउटपुट डिवाइस। तो बच्चों जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में आपके पास क्या? मॉनिटर, क्योंकि डिस्प्ले कराता है ये आपका, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब जो आपका मेन कंप्यूटर है ना बच्चों, दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है और एक आपका हार्डवेयर पार्ट होता है, ठीक है। अब हार्डवेयर पार्ट के अंदर भी फर्दर दो कैटेगरी आ जाती हैं। वो कौन कौन सी? एक इंटरनल डिवाइस होते हैं और एक पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। इंटरनल डिवाइस क्या होते हैं? जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं बच्चों, जो आपको नज़र नहीं आते बाहर से अगर आप देखते हो तो। जैसे आपकी मेमोरी जो है मदरबोर्ड पे लगाई जाती है, प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस जो आपको नज़र आते हैं, जैसे आपकी माउस, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, ये क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपको नज़र आते हैं। अभी तक आपने क्या क्या किया? मैंने देखो ये डायग्राम बनाया था, इसके अंदर क्या था? एक इनपुट डिवाइस था, एक आउट। इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान में रखना, तब आपका कुछ भी जो भी है कुछ नहीं छूटेगा। ये हो गया आपका स्टोरेज या मेमोरी, ठीक है। इसको CPU, और CPU के दो पार्ट बताए मैंने, ALU और CU। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस कर चुके हैं, CPU के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा? मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। अब जो हमारा फोकस रहेगा वो मेमोरी के ऊपर रहेगा बच्चों। अब जो मेमोरी होती है बच्चों, आपको पता है कि मेमोरी स्टोरेज के लिए काम आती है। तो कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। मेमोरी को मैं ऐसे लिखूंगी M/M, ठीक है। इसको आप प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो, और थर्ड जो है इसका मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये तीन नेम है, इंटरचेंजेबली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरनल, प्राइमरी और मेन, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। दूसरी होती है बच्चों आपकी एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ये जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है बच्चों। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ये होती है बच्चों आपकी रैम। एग्जांपल बता रही हूँ साथ में आपको। रैम जो है आपकी इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी, सबके अंदर आती है रैम और रोम, ठीक है। अब रैम क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बताया मैंने? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है बच्चों? ये है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जो बच्चों रैम है ना, रैम के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए हम इसको रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो CPU जो काम लेता है ना, अभी मैंने जैसे डायग्राम बनाया था यहाँ पर कि ये CPU है, CPU का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो बच्चों आपका प्राइमरी मेमोरी से होता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से होता है। अभी आप इतना समझो फॉर द टाइम बीइंग कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो आपकी रैम होती है ना,
सीपीयू सारे का सारा काम जो करता है, इंटरेक्शन का जो भी काम करता है वो रैम के थ्रू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा आपका आपने कहीं पर भी स्टोर किया है, अपने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर किया है, तो वो डेटा सबसे पहले उठकर कहाँ आएगा, वो रैम के अंदर आएगा। रैम से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वो सीपीयू करेगा। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्शन नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ एक स्टोरेज के लिए होता है, और वर्किंग जो होती है बच्चों वो सारी की सारी आपकी रैम के अंदर होती है। एक चीज और याद आ गई मुझे, एक बार मैं यहाँ बता दूं आपको, एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव जहां आप डेटा सेव करते हैं, ठीक है, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, कि जहां पर आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर हो जाता है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। एक चीज और जो एग्जाम में बच्चों पूछी जा सकती है वो क्या है कि रैम क्या है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल। ये पॉइंट्स बच्चों आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए। वॉलेटाइल क्या होता है बच्चों, जब भी आपने सिस्टम की पावर ऑफ की तो जो भी डाटा होगा वो गायब हो जाता है, उसको कहते हैं वॉलेटाइल। स्विच ऑफ करते ही जो भी डाटा होगा उसके अंदर वो गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको वो डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम जो होती है बच्चों वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल क्या होगा कि जिसके अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर हो जाता है, जैसे आप पावर ऑन रखो या ऑफ रखो, ठीक है, जब आपने डेटा को सेव कर दिया ना तो वो कभी भी आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर पाते हैं, वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल टर्म है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। वॉलेटाइल क्या बताया मैंने, पावर ऑफ डेटा गॉन, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पावर ऑफ डेटा गॉन, चला गया, ठीक है। और इसका आपका पावर ऑन हो या ऑफ हो, परमानेंटली आप इसको बोल सकते हो परमानेंटली यहां पे डेटा स्टोर होता है, यहां पे टेम्परेरी, ठीक है। बट जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की टर्म में ही पूछा जाएगा। तो ये था बच्चों आपका मेमोरी में, मैंने रैम यहां से बताया आपको, रोम अभी बताऊंगी मैं, रोम पर एक फुल फ्लैश मैं आपको पूरा बताऊंगी कंप्लीटली। और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल कौन सी है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी कौन सी होती है आपकी, रैम और रोम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, परमानेंट होती है। जब भी आप चाहे सिस्टम की पावर को ऑन करो या ऑफ करो तो भी आपका डाटा वहां पर सेव रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, पहले हम रोम की बात करेंगे, उसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अब जो बच्चों रोम है ना, रोम की फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, रीड ओनली मेमोरी। क्या बताया, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसको आप रोम कहते हैं। रोम रीड ओनली है, यानी कि इस पे आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब राइट कौन कर सकता है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मेमोरी है तो स्टोरेज के लिए तो होगी ही होगी, ठीक है। और राइट इस पर कौन करेगा, डाटा कुछ ना कुछ होगा तभी तो आप रीड कर पाएंगे। तो बच्चों जो रोम होता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जब आपका कंप्यूटर बनता है, जब आपकी मेमोरी बनती है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही इसको राइट कर सकता था, ठीक है। और जो राइट होता है ना, इसके अंदर जो प्रोग्राम राइट होते हैं वो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोलिंग प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कौन लिखता है इसको, मैन्युफैक्चरर, फाइन, मैन्युफैक्चरर लिखता है। हम जो प्रोग्रामर हैं, यूजर है, वो उनको कोई परमिशन नहीं होती। देखो रैम में हमारा डाटा जाता है सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। यहां पर सिर्फ वही डाटा होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काम आता है, और इसको लिखता कौन है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर होता है। सिर्फ हम उसको रीड करते हैं, जैसे हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, वहां से सिर्फ हम रीड करने का काम करते हैं बच्चों। अब जो रोम है ना, इसकी फर्दर टाइप है। सबसे पहले इसकी पी रोम, जिसको आप बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली
मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस जो ये रीड ओनली मेमोरी बच्चों, इसको प्रोग्राम किया जाता है, ठीक। प्रोग्राम करने का मतलब क्या है कि इसके प्रोग्राम्स को आप लिखते हो, आप मैन्युफैक्चरर लिखता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चों, वो आती है EPROM। क्या? EPROM, इसको बोलते हैं इरेजेबल। ये फुल फॉर्म सारी की सारी याद कर लेना बच्चों। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बोला मैंने? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जो यहां पर एक बार तो आपने प्रोग्राम कर दिया, दोबारा अगर आप इसको प्रोग्राम करना चाहते हैं, इसके प्रोग्राम्स को चेंज करना चाहते हैं, कुछ एडवांस डालना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो जो आपकी PROM थी ना बच्चों, उसके डेटा को आप इरेज कर देंगे, ठीक है। इरेज कैसे करेंगे? इरेज करेंगे आप अल्ट्रा वायलेट रेज से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रेज से आप इस डेटा को, जो PROM में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैप थी, उसमें आपने प्रोग्राम के थ्रू राइट किया था ना प्रोग्राम, उसको आप इरेज कर सकते हो। किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से। एक बार आपने उसको डिलीट कर दिया, दोबारा से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब बच्चों मैन्युफैक्चरर का, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं, यहाँ पर प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैन्युफैक्चरर करेंगे, ठीक है। अब जो है आपका एक और नई जो टेक्निक आई थी यहां पर, उसको बोलते हैं EEPROM। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहां पर जो एक एक्स्ट्रा ई आ गया वो इलेक्ट्रिकल का आ गया। और क्यों आ गया बच्चों? इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है कि जब आप इस PROM को दोबारा से प्रोग्राम करेंगे, वहां पर तो डेटा कैसे इरेज किया आपने, कैसे रब किया, कैसे डिलीट किया? अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। यहां पर जो डेटा आप डिलीट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से आप डेटा को रिमूव करेंगे, इसलिए ये टर्म जो है ई एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो बच्चों ये 3 कैटेगरी है आपकी रोम की, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल PROM, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बच्चों बात करेंगे ना, वो करेंगे हम मेमोरी की डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ एक डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा सकते हैं, कॉमन सी चीज है, इसमें कोई भी आपको टाइम लगने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये आसान टॉपिक है और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर वो टेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों। ये है आपका CPU। CPU की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है बच्चों ये कैश मेमोरी। अब आप बोलेंगे मैम कैश मेमोरी का तो आपने जिक्र ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गई? ये बताती हूँ बच्चों ये कहाँ से आ गई। ये है आपकी मेन मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं RAM, ठीक है। और ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो है आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जहां पर भी आपका डेटा स्टोर है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होती है बच्चों, ये स्पीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो हाईएस्ट स्पीड होती है वो CPU की होती है। फास्ट स्पीड क्यों होती है? क्योंकि जो CPU बना होता है ये रजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है बच्चों, रजिस्टर की होती है, ठीक है। रजिस्टर के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आती है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट स्पीड क्या होती है? कैश मेमोरी की होती है। उसके बाद आपकी मेन मेमोरी की रहती है और लास्ट में बच्चों जो रहती है वो सेकेंडरी मेमोरी की रहती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो आपका CPU है सारे का सारा काम किसके थ्रू करता है? मेन मेमोरी के थ्रू करता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मेन मेमोरी के थ्रू करता था, तो जो कैश मेमोरी ये कैसे बीच में आ गई? ये बच्चों क्यों आ गई? देखो CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा है, RAM की स्पीड भले ही ज़्यादा है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो CPU को डाटा प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो RAM से पहले उठकर कहाँ आती हैं?
कैश मेमोरी के अंदर आती है, ठीक है। और कैश मेमोरी जब भी आपके सीपीयू को डेटा की जरूरत होती है तो कैश मेमोरी से पहले आपका सीपीयू सर्च करता है डेटा को। अगर वो डेटा कैश मेमोरी में, तो पहले उसको एक्सेस करेगा, बाद में आपकी मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कहां पर डेटा चेक करेगा, वो कैश मेमोरी में, ठीक है। एक चीज बताओ, आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि कोई चीज की जरूरत पड़ी आपको, ठीक है, तो पहले कहां सर्च करोगे, आपके घर की चीज है तो पहले हम अपने घर में सर्च करेंगे ना, कि हमारे घर में अगर कोई चीज मिल जाती है वही बेटर है बजाय मार्केट के जाने के या पड़ोसियों के जाने के, ठीक है। अब आप ये समझ लो, ये घर है, ये आपका सिंपल हम लोग हैं, यूजर हैं, ठीक है, ये आपका नेबर है और ये आपकी मार्केट है, मार्केट की शॉप है। तो सबसे पहले आप अपने घर में सर्च करेंगे तो सीपीयू का घर क्या, कैश मेमोरी है। जो चीज़ आपको अपने यहीं पे मिल जाएगी तो वहीं से काम हमारा फास्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नहीं मिली तो हम पड़ोसी के पास जाएंगे क्योंकि वो नज़दीक है, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे तो आजकल हम पड़ोसी के पास नहीं जाते, मार्केट में जाना प्रेफर करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग इस एग्जांपल को समझने के लिए आप ये सोच सकते हो फिर हम अपने पड़ोसी के पास जाएंगे क्योंकि पड़ोसी भी हमारा नज़दीक रहेगा, उससे भी वो चीज़ हमें मिल सकती है, ठीक है। और अगर वो पड़ोस के में नहीं है तो फिर मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड में अगर रजिस्टर का ऑप्शन है, अगर सीपीयू का ऑप्शन है तो आप इसको मार्क करेंगे। और अगर सीपीयू का ऑप्शन नहीं है, आपको कैश मेमोरी दे दी, मेन मेमोरी दे दी, सेकेंडरी मेमोरी दे दी, इसमें से अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है तो वो बताएंगे आप कैश मेमोरी की होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अभी बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरी का सारा पार्ट हो गया। अब हम कंप्यूटर की जनरेशन कर लेते हैं, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन होती है, ठीक है। ये है जनरेशंस, ठीक है। 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, 1942 से लेकर 1955 तक, 1955 से 64 तक, 64 से 75, ये 75 ऑनवर्ड्स और ये एट प्रेजेंट और फ्यूचर है बच्चों। ये जो डेट जो डाली है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाली है, ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन में क्या था आपके पास, वैक्यूम ट्यूब, जो कैलकुलेशन का जो काम होता था, अभी आप सीपीयू की बात कर रहे थे ना, उससे पहले कहाँ थे हम। सबसे पहले जो कैलकुलेशन का काम होता था बच्चों वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू होता था। वैक्यूम ट्यूब उस शीशे की बनी हुई होती थी और बहुत बड़ा सर्किट बन जाता था जो कि साइज में भी बहुत बल्कि होती थी, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, उनको पोर्ट करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मुश्किल होता था, ठीक है। पंच कार्ड, जो आप इनपुट देते थे ना बच्चों, इनपुट का एक ही मैकेनिज्म था, वो था पंच कार्ड वहां पर। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो 0-1 की फॉर्म में काम करती है वो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाए फर्स्ट जनरेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो एनीवैक, यूनिवैक, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन बच्चों। अब हम सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या है, ये 1955 से लेकर 65 तक आई थी। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, ये सारा क्रैमिंग का पार्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया था, ट्रांजिस्टर्स ने। और यहाँ पर जो इनपुट के लिए था, अभी भी क्या था, इनपुट के लिए यहाँ पर पंच कार्ड ही यूज होते थे। लैंग्वेज जो है बच्चों वो चेंज हो गई, यहाँ पे मशीन थी, सेकंड जनरेशन में आकर हम कहाँ पहुंच गए, हम असेंबली लैंग्वेज में पहुंच गए। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर कराऊंगी वहां पर मैं ये भी बताऊंगी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर पूछे जाए सेकंड जनरेशन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसएससी के एग्जाम होते हैं ना उसमें एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कि सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन बच्चों IBM 1401 और IBM 1620, ये आपके सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल थे। IBM की एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी, वो भी मैं आपको बता दूं साथ के साथ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। बच्चों जो थर्ड जनरेशन थी ना उसमें ट्रांजिस्टर्स को किसने रिप्लेस किया था, आईसीज ने। आईसीज क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसीज क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इनपुट का मैकेनिज्म था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, आपने इनपुट का मैकेनिज्म क्या पढ़ा था, पंच कार्ड। यहां पर बच्चों आपके कीबोर्ड्स आ गए थे,
ठीक है, इनपुट के लिए क्या आ गया था, कीबोर्ड्स आ गए थे। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन में। देखो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी, मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस किया असेंबली लैंग्वेज में। अब यहाँ पर बच्चों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है, इतना हमने सब कुछ किया। एक और जो नई चीज आ गई थी यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था बच्चों। यहाँ पर ऑपरेटिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फ्लेज जो है वर्क करने लग गए थे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन क्या थी, 1975 से आगे का जो अभी भी टाइम चल रहा है वो भी अभी फोर्थ जनरेशन में। तो जो आपका आईसीज था ना बच्चों, उसको रिप्लेस कर दिया था माइक्रो प्रोसेसर ने। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर वो थी माइक्रो प्रोसेसर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, जिसको मैं सीपीयू बोल रही थी ना। उसकी जो आप बोल सकते हैं कि इन्वेंशन कब हुई थी, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गए थे। अब जो लैंग्वेज थी बच्चों इनपुट के लिए, आपको पता है कि कीबोर्ड माउस यूज हो गए थे, वो तो हम थर्ड जनरेशन में ही कर चुके हैं। और असेंबली यहाँ पे मशीन हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, यहाँ पर भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है, वेब बेस्ड लैंग्वेज आ गई है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम वेबसाइट बनाते हैं, लाइक PHP है आपकी, HTML है, DHTML है, वो सब भी यहाँ पर आ गई थी। C++, जावा, सबको हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो नेक्स्ट है ना बच्चों, ये फिफ्थ जनरेशन अभी भी हम फोर्थ और फिफ्थ में हैं। अभी कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे मैडम आप यहाँ पर भी फोर्थ बोले थे और यहाँ पर भी थे। हमारी जो जनरेशन, हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों में काम कर रहे हैं। देखो हम C++, जावा, वेब बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, PHP वगैरह, वो अभी भी कर रहे हैं ना, कि वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। यहाँ पर जो लैंग्वेज आ गई थी ना बच्चों, वो आ गई थी AI बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, AI बेस्ड लैंग्वेज, जो रोबोट्स की जो कहानी शुरू हुई थी है, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर रखी जाती है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है आपके, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर रखे जाते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वो आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी जैसे एलेक्सा है बच्चों, एलेक्सा सुना है ना, एलेक्सा है आपका, गूगल असिस्टेंट है, ये क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ही तो है, जिसको आप बोलते हो और आप इंस्ट्रक्ट देते हो और वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपके गूगल असिस्टेंट, गूगल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एलेक्सा आई थिंक अमेजन का है। तो ये जो था बच्चों, ये जनरेशन के ऊपर था कि कंप्यूटर की इवोल्यूशन कैसे हुई है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आई थी, पंच कार्ड यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, एग्जांपल पूछे एनीवैक और यूनिवैक। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर ने किया। पंच कार्ड अभी भी यूज हुई, लैंग्वेज चेंज हो गई आपकी, मशीन से आप असेंबली में आ गए। एग्जाम्पल दे दिया, IBM के जो सिस्टम आने शुरू हो गए तो सेकेंड जनरेशन में आ गए थे। और IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज आ गई, आईसीज ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, आईसीज। ये सारा काम क्यों किया, देखो क्योंकि स्टार्टिंग में जो वैक्यूम ट्यूब थी बहुत बड़ा बल्कि साइज होता था, उनको कैरी करना मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा साइज जो रिड्यूस हुआ ट्रांजिस्टर में हुआ। और आईसी जो हो गई बच्चों, वो बहुत ही छोटी हो गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था आपका LSI, VLSI। ठीक है, क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो चिप है ना बच्चों, ये भी आपकी थर्ड जनरेशन में आई थी। और फोर्थ जनरेशन में तो हम बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही छोटी छोटी चिप आनी शुरू हो गई है अब फोर्थ जनरेशन में। तो ठीक है, तो LSI और VLSI भी आपका थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे, ये भी आप याद कर सकते हो। फोर्थ जनरेशन में सबसे बड़ा जो काम हुआ था वो क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। थर्ड जनरेशन बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, और फिफ्थ जनरेशन में आपका AI बेस्ड लैंग्वेज आ गई थी। तो ये था सारा पिक्चर आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की टाइप्स की। अब जो कंप्यूटर है ना बच्चों, कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किस किस में, एनालॉग में, आपका डिजिटल में, और हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी बताई मैंने कंप्यूटर की, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब जो एनालॉग है ना बच्चों, एनालॉग के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म्स जनरेट होती है। ठीक है,
अब कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म जैसे ह्यूमन वॉइस है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, हो सकता है कि मेरी पिच कभी हाई जा रही है, कभी लो जा रही है, ठीक, कभी मीडियम, ऐसा तो नहीं मैं एक बार बोली फिर चुप हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो होती है कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म जो जनरेट होती है वो आपका एनालॉग होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कहाँ यूज होते हैं बच्चों, ये आपका जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। आप मल्टीमीटर, मल्टीमीटर भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल के अंदर क्या होता है, ये आपकी इस तरीके से वेव्स फॉर्म जनरेट होती है, एक बार 1 एक बार 0, एक बार 1 एक बार 0, 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अप और हाई होती हैं, वो डिजिटल होता है बच्चों। डिजिटल में आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इस टाइप के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे मेडिकल में यूज होते हैं बच्चों। ये कहाँ यूज होते हैं, मेडिकल के अंदर यूज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड मशीन, वो क्या है, मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट है। और वो कौन से टाइप का कंप्यूटर, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्यूटर की टाइप्स का। अब हम कंप्यूटर की स्पीड्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, स्पीड्स के अकॉर्डिंग। ये तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, मैकेनिकल पार्ट हो गया ये। अब हम जो पार्ट बात करेंगे वो करेंगे हम स्पीड्स के अकॉर्डिंग। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस और कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, साइज के अकॉर्डिंग कैसे कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया जाता है। तो ये 5 कैटेगरी है। एक है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और वर्क स्टेशन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो 5 कैटेगरी होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले जो बात करेंगे हम सुपर कंप्यूटर की करेंगे। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी जो स्टेमिना होता है, पावर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये रियल टाइम्स एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर। अब रियल टाइम पूछोगे आप कि रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम वो एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर टाइम आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो यहाँ पर जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं फ्लाइट का, फ्लाइट रिजर्वेशन, सॉरी फ्लाइट सिमुलेटर्स में। अब फ्लाइट्स के अंदर आप देखोगे अगर आपने एक फ्लाइट का आने का टाइम और दूसरी फ्लाइट का वहाँ से डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, अगर 2 फ्लाइट्स के क्लैश होंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो जहाँ पे टाइम क्रिटिकल फैक्टर होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। बहुत बड़ी कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं बच्चों, रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था वो था परम, और दूसरा जो कंप्यूटर बना है वो बना बच्चों अनुराग। तो इसका नाम याद रखेंगे आप। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो परम और दूसरा जो है अनुराग। अब क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो परम सुपर कंप्यूटर ये कहाँ डेवलप, किसने डेवलप किया था, तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सी डैक। क्या रहेगा, सी डैक ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और जो लेटेस्ट परम है, लेटेस्ट हम कौन से वर्जन पर, लेटेस्ट परम 1000 पर हम हैं, ठीक है। पहले देखो सिंपल परम बना था, अब उसका एडवांसमेंट करते करते अब कहाँ पहुंच गए हम, परम 1000 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 2 ही सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम, दूसरा है अनुराग, और 2 ही इंडिया के पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरा बच्चों मेन फ्रेम। मेन फ्रेम जो होते हैं ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन में। ये कहाँ पर यूज होते थे, रियल टाइम एप्लीकेशंस में। ये कहाँ यूज होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। और मेन फ्रेम का क्या था, IBM 4381, CDC 6600, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और दूसरा क्या है बच्चों, इसका साइज क्या, अभी हम साइज की बात कर रहे थे ना, वहाँ पर तो साइज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो साइज है ना बच्चों, ये 32 बिट से लेकर 64 बिट तक इसका साइज है, ठीक है। आगे है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाए बच्चों तो PDP-8, HCL मैग्नम, HCL हॉरिजन, ये आपके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। और जो इसका साइज होता है बच्चों, ये होता है इसका 32 बिट। देखो मेन फ्रेम का 32 से लेकर 64 तक था, इसका है 32 बिट,
ठीक है। अब जो नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, जो हम सब लोगों के पास है, ठीक है, जिनको हम पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का IBM PC, Pentium 3, Pentium 4 जो हमारे प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, ड्यूअल कोर, ये सब उसमें है। और इसका जो वर्ड साइज होता है बच्चों, ये होता है 8 to 64 बिट। क्या होता है? 8 to 64 बिट साइज होता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को आप दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डम टर्मिनल। ये टर्मिनल लिखा बच्चों। अब वर्क स्टेशन क्या होता है और डम टर्मिनल क्या होते हैं? तो बच्चों ये वो कंप्यूटर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये वो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं जो सिर्फ इनपुट लेते हैं और आपको आउटपुट देते हैं। इनके पास ना तो प्रोसेसिंग पावर होती है, ना ही इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ ये डिस्प्ले के काम आते हैं, उनको हम डम टर्मिनल बोलते हैं। आपने इनपुट दिया, इनपुट देते ही इनकी जो इनपुट होगी ना किसी दूसरे प्रोसेसर के पास जाएगी और वो प्रोसेसर कैलकुलेट करके देगा, और ये सिर्फ डिस्प्ले कराने के काम आते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलो कि ये वो वर्क स्टेशन है, ये वो टर्मिनल है जिनके पास ना दिमाग होता है, ठीक है, अपना कोई दिमाग नहीं होता इनके पास, ठीक है। तो सारे का सारा दिमाग क्या है? ये किसी दूसरे का यूज करते हैं, तो उनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं, डम टर्मिनल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि वर्क स्टेशन डम टर्मिनल विच हैज़ नो कैलकुलेशन कैपेबिलिटी और विच हैज़ नो स्टोरेज कैपेबिलिटी, ठीक है, वो आपका वर्क स्टेशन होता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें क्या पढ़ा? कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, उसकी जनरेशन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, मेमोरी के बारे में पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी। साइज के बेस पर हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया और मैकेनिकल के बेस पर हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया। आई होप कि ये जो एक लेक्चर होगा आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और इससे आपको बहुत चीज़ें जो है कंप्यूटर की क्लियर होने वाली हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।